हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का 2022 का एक रिव्यू देखेंगे। किस तरीके से इसमें क्या क्वेश्चंस आए हैं, कैसे क्या हुआ है, इसको थोड़ा सा हम आज एनालिसिस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जिस तरीके से मैंने इसको देख रखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ बातें मैंने नोट करी हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो बन रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने अगर देखा जाए तो वैसे तो लेवल जो है इसका मॉडरेट टू हार्ड है अगर देखा जाए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो बन रहे हैं क्वेश्चंस, वो आपके हर हर पार्ट को अच्छी तरीके से डिवाइड किया गया है। चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे पॉलिटी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो, साइंस का हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सबको एक बेहतरीन ढंग से डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड, एक सेकेंड, आर रिलेटेड टू द प्रोविजन एंड ऑफ लैंडिंग बाय विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा ये क्वेश्चन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बस हमें क्या था, थोड़ा सा हमने अगर इकोनॉमिक्स और करंट को रिलेट कर रहा है तो हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? एक कुछ नहीं, एक तरीके से केवल ये इंस्ट्रूमेंट है जो लीडिंग फैसिलिटी है आईएमएफ की, जो क्या करती, एक प्रोवाइड कराती है इमरजेंसी असिस्टेंट टू मेंबर कंट्रीज हु नीड्स अर्जेंट बीओपी। ठीक है ना, जिनको बैलेंस ऑफ पेमेंट की अर्जेंट नीड होती है, उनको ये प्रोवाइड कराती है फंड। और वहीं पे बात करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी में, क्या है? क्रेडिट फैसिलिटी भी सेम है, बस ये प्रोवाइड कराती है लोन जो लो इनकम कंट्रीज हैं उन्हें। तो इसका मतलब ये किसकी ब्रांच है? एक तरीके से ये है आईएमएफ। किसकी है? सॉरी, किसकी है? आईएमएफ की। ठीक है, तो ये रहा हमारा आईएमएफ का। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए, यहाँ पे ये बताया गया है, एक स्टेटमेंट है, देखते हैं। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर मान लेते इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी? भाई, ये है स्टेटमेंट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई कोशिश करेगी जो लिक्विडिटी है ना मार्केट में, उसको कम करने की। ठीक, एक सेकंड, कहाँ भाग जा रहे हैं? हाँ, उसको कम करने की, लिक्विडिटी को कम करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और लिक्विडिटी कम करने का मतलब कैसे? वो जो सिक्योरिटी है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसको सेल करेगी पब्लिक में, वाया कैसे? ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन से वो वहाँ सेल करेगी। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट रहा वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। क्या कह रहा है? इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। अगर क्या हो रहा है, जो रुपया है हमारा वो लगातार गिर रहा है, तो आरबीआई क्या करेगी? सेल डॉलर्स इन द मार्केट। हाँ बिल्कुल, ये सही है। ये अभी अभी बताया ना मैंने। वो क्या करेगी? डॉलर को सेल करेगी। डिमांड ऑफ डॉलर इज मोर, लेकिन बट सप्लाई डॉलर की कम है। अगर ऐसा हो रहा है तो आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई सेल करेगी टू इंक्रीज सप्लाई। ठीक है, इसलिए ये वाला भी राइट है। उसका थर्ड है, इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंट्रोड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। इसमें क्या कह रहा है? अगर इंटरेस्ट रेट यूएसए या यूरोपियन यूनियन में मान लेते हैं फॉल हो रहा है, गिर रहा है, दैट इज लाइकली टू इंट्रोड्यूस आरबीआई टू बाय अ डॉलर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? आरबीआई क्या लाइकली टू इंट्रोड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर, क्या वो आरबीआई क्या डॉलर को खरीदेगी? एप्रिसिएशन इसमें क्या हो रहा है? यानी एप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, इफ इंटरेस्ट रेट इज इन यूएसए एंड यूए फॉल, ईयू मीन्स यूरोपियन यूनियन, अगर वो गिर रहा है, देन इनफ्लो ऑफ डॉलर इन इंडियन मार्केट, क्या हो रहा है? इंडियन मार्केट में इनफ्लो हो रहा है डॉलर का, डेट इज एप्रिसिएशन हो रहा है ना, किसका? इंडियन करेंसी का या इंडियन रुपी का। और टू रिड्यूस सप्लाई ऑफ डॉलर इन इकोनॉमी, आरबीआई विल लाइक टू बाय डॉलर फ्रॉम द मार्केट। क्या करेगी? डॉलर फ्रॉम द मार्केट। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी
सही होगा। तो ठीक है, तीसरा देखते हैं हम, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक सेकेंड, फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे बताया गया, एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। ठीक है, अगर बात करते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर रहा है, अगर वो इंक्रीज होगा तो भाई हमारा एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बात इसकी कर रहा हूँ, उधर नहीं। एक सेकेंड, तो ये भी होगा, ठीक है ना। अगर सेकंड में आ जाइए, एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कम्पिटेटिवनेस। अब इसमें क्या कह रहा है, लेकिन अगर बात था अभी नीर की बात थी, इसको हम अगर NER और NER इनका एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम बाद में कवर करेंगे जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे इतना ही जानते हैं। ये एक्सचेंज रेट होता है, एक्सचेंज रेट लाइक क्या, जैसे कंपैरिजन हम कंपेयर करते हैं ना, लाइक डॉलर हुआ, पाउंड हुआ, ठीक है। तो इनको कंपेयर किस में कर रहे हैं, इनको हमारी इंडियन या डोमेस्टिक करेंसी में कंपेरिजन करना, यही वो एक्सचेंज रेट कहलाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं RER की, रीर की, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है आपका RER में, देखिए RER में क्या लिखा है यहाँ पे, इंक्रीज करेंगे अगर हम RER को, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट RER इसको, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ट्रेड से रिलेटेड बात आती है। ट्रेड में क्या होता है, इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक है, तब वो ट्रेड बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक्सपोर्ट मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन इंपोर्ट बहुत चीप हो जाएगा। तो अगर ऐसा होगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, आर, एक सेकेंड, इसका मतलब क्या, RER जो है वो इंक्रीज हो रहा है, हाँ, वो क्या इंडिकेट दिखा रहा है, वो दिखा रहा है हमें लॉस इन ट्रेड, लॉस इन ट्रेड। यानी लॉस इन ट्रेड का मतलब भाई ये वाला तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, ये नहीं, इसलिए ये गलत। उसके बाद एक तीसरा कह रहा है, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन NER। यस, इसमें क्या है, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन क्रिएट डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस क्रिएट करेगा इन बिटवीन दीज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, 3 हो गया। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, इट इज एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब, ठीक है। यहाँ पे G20 समिट की बात हो रही है, G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब। यहाँ पे क्या हुआ था, टू डील विथ इशू, ये क्या हुआ था, नवंबर 20 में G20 समिट हुआ था 2020 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, टू डील विथ इश्यूज, एक, अरे कहाँ कहाँ भाग रहा है, टू डील विथ इश्यूज ऑफ अनसस्टेनेबल डेब्ट्स फेस्ड बाय वेरियस कंट्रीज एज एन इम्पैक्ट ऑफ COVID-19, समझे ना, एज एन इम्पैक्ट ऑफ COVID-19। तो ये क्या है, ये भी सही है, और एक इनिशिएटिव था, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड IIBs। पहले क्या होता था, अगर हम बात करें तो पहले के टाइम की, पहले होते थे सिर्फ नॉर्मल बॉन्ड या बॉन्ड जो होते हैं, बॉन्ड एक्चुअली क्या होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड एक्चुअली में क्या होते हैं, इस तरीके का, मान लीजिए एक कोई पेपर टाइप होता है, उसमें किसी वैल्यू लिखी जाती है, क्या इंटरेस्ट रेट पे पर ईयर के लिए, किसी को अगर रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट से ये बॉन्ड पे साइन करा के, इसमें IAS PCS IAS ऑफिसर का साइन होता है, तो इसको गवर्नमेंट से वो इतने टाइम के लिए अमाउंट
ले सकता है, ठीक है। लेकिन अब उसमें क्या होता था, जब भी वो अमाउंट लेता था, अगर कोई इन्वेस्टर, ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टर वो अमाउंट कुछ लेता था, तो उसमें क्या एक प्रॉब्लम आती थी, उसमें प्रॉब्लम ये आती थी, कभी भी अगर सपोज लाइक उसने 100 रुपये लिया कभी कोई ईयर में, और उसको 8% सपोज मान लेते हैं इंटरेस्ट लगा, और अगले साल देना है, तो 108 रुपये वापस देना है। लेकिन अब इसमें क्या हो, मान लो इन्फ्लेशन हो गया 10% का, तो 110 तो ये इन्फ्लेशन हो गया, यानी 2 रुपये का उसे क्या हो गया, लॉस हो गया ना। इस केस में इन्फ्लेशन के केस में उसको लॉस हो गया 2 रुपये का, यानी अगर 2 रुपये का लॉस हो रहा है तो फिर तो ये फायदे का सौदा नहीं था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा, अब आईआईबीज का कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है। आईआईबी का कॉन्सेप्ट में जिसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड ये है वैसा ही, बस इसमें एक क्या रियल कूपन टाइप इंटरेस्ट रेट बनाया, जो कि वो रहेगा फिक्स्ड। पहले क्या होता था, पहले हमने बताया ना, पहले इन्फ्लेशन पे उसका इन्फ्लेशन रेट बढ़ता था तो उसको लॉस हो जाता था, लेकिन अब जब रियल कूपन इंटरेस्ट रेट जो रहेगा उसको ही फिक्स कर दिया गया है, तो अब क्या होगा, अब अगर वो आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता है तो भी उसको कोई नुकसान नहीं होगा, यानी रिड्यूस द कूपन रेट ऑन इट्स बोरिंग बाय वे ऑफ आईआईबीज। क्या कह रहा है, विच ऑफ द करेक्ट, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है ये, ठीक है। यानी द रियल कूपन इंटरेस्ट रेट ऑन आईआईबी इज फिक्स्ड बट द नॉमिनल प्रिंसिपल वैल्यू इज एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, यानी जो नॉमिनल प्रिंसिपल वैल्यू है वो एडजस्ट होगी इन्फ्लेशन पे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा, द आईआईबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही हो भाई, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, पहले उसको नुकसान था लेकिन अब नहीं है। थर्ड में क्या है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज द कैपिटल गेन्स ऑन आईआईबीज आर नॉट टैक्सेबल। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, अगर उसको कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, कोई कैपिटल गेन हो रहा है ऑन आईआईबीज, क्या वो टैक्सेबल नहीं होगा? बिल्कुल टैक्सेबल होगा, क्यों नहीं टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कंस्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी? फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, ठीक है ना, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, और दूसरा क्या कह रहा है, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, तीसरा कह रहा है कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग टू ए ट्रेडिंग कंपनी, और कॉरपोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटिंग बॉन्ड ओवरसीज। अब इनमें देखिए, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, वो अपनी फसल को काट रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो रियल सेक्टर होगा, जो रियल सेक्टर है इकोनॉमी में, वो क्या है, वो सिर्फ डील करेगा हमारा प्रोडक्शन साइड से। रियल सेक्टर जो होता है वो प्रोडक्शन साइड से डील करता है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन किसका हो रहा है भैया, यहाँ पे क्रॉप का हो रहा है, और यहाँ पे अगर बात करूँ कोई फैब्रिक का हो रहा है, ठीक है ना। और इन दोनों केस में यहाँ पे प्रोडक्शन पे नहीं, लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर की बात हो रही है, इसलिए ये दोनों नहीं रहेंगे। ये फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप इज राइट है, और टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, ये भी राइट है। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम, ठीक है ना। जी हाँ, अब पॉलिटी का एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 वाज पास्ड। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक एक्ट आया था वो कब पास किया गया था? ये था आपका 1971 में, बिल्कुल सही है, जिसकी रिपोर्ट तैयार करी थी एच.एन. सान्याल कमेटी ने, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। हाँ, संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि वो पनिश कर सके अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है उनके साथ, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो फाइन भी लगा सकता है और सजा भी दे सकता है, या फिर दोनों, ठीक है ना।
यानी ये भी सही है, थर्ड वाला भी, सेकंड वाला भी सही है। अब बात करते हैं थर्ड की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। हाँ, अब ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको बता दूं कि वो सिविल कंटेम्प्ट है या फिर आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं आर्टिकल 129 में, आर्टिकल 129 में जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, उसमें ये दिखाता है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंडर आर्टिकल 129। और अगर हाई कोर्ट की बात करूं तो अंडर आर्टिकल 215 में। ठीक है, इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों सही है। अब फोर्थ नंबर देखते हैं। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो लॉ बना सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे। ठीक है ना, तो ये फोर्थ वाला भी सही है। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए, कभी कितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम देख रहे हैं, कोई इस तरीके से नहीं दिया है कि एक फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब इस तरीके से दिए हैं, ओनली, फिर 3 and 2, 2 ओनली, 1 ओनली, बोथ, नाइदर, इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए। तो इनको क्या है, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे भी बहुत मायने रखता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो डायरेक्ट हमारे करंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और बताता हूँ। पॉलिटी के देखते हैं हम।